नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, ठीक है, जो एक अच्छे से चैप्टर का है और वो चीज़ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो ना भी मेरे को 10-15 दिन में जॉब लगना है या 1 महीने में लगना है, तो आप चैनल को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। 1-2 महीने में जॉब लगना बहुत मुश्किल है और आप वहाँ तक आना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना। आप 1 चैनल देखते हो, 2 चैनल देखते हो, 3 चैनल देखते हो, आपको लगता है भी हर चैनल पे नया डाटा मिलता है, ठीक है ना। रियलिटी है, ये मिलता भी है, लेकिन मैं जो भी करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, सब चैनल, कितने भी चैनल आप सर्च कर लेना, ठीक है, इकट्ठा डाटा इतना जहाँ पर भी मिल जाए ना आपको, या इतना कंटेंट मिल जाए तो मेरे को कह देना, ठीक है। अपनी वीडियो रहती है लंबी, ठीक है, वीडियो देखते हैं 20 मिनट की बना दी, 30 मिनट के व्यू अच्छे आ जाते हैं, लेकिन व्यू अच्छे आए ना आए, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप पूरा सहयोग करें, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। और आपने एक बार अगर बायोलॉजी कंप्लीट कर ली ना, तो दूसरा सब्जेक्ट मैं जो करवाऊँगा वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो मेरा कंसेप्ट हमेशा रहता है बेसिक से लेकर वहाँ तक जानने का जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाने का, ठीक है ना। टाइम लगता है, वो चीज़ मैं 15-20 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, वो चीज़ 40 मिनट में पढ़ाता हूँ। यानी 15-20 पढ़ाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप लिख लेना, फिर किताबों में लिखा है, यहाँ पर आने की ज़रूरत है क्या, ठीक है ना। तो मैंने सीधा बोर्ड पे छाप दिया, लेकिन उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना, उस चीज़ के बारे में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना दिमाग में, तो वो किस निकलती नहीं है। जैसे आपको कोई कहानियाँ बना के बताता है, लेकिन हम कहानियाँ नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड चीज़ करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लेक्चर मेरा सीरियस रहता है, आपको पता ही है, ज़्यादा फनी वे तो मेरा है नहीं पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाता हूँ ना, सॉलिड पढ़ाता हूँ भाई, एकदम एक्यूरेट डाटा होता है, एकदम बिल्कुल उस पर कितने भी मेहनत की है वो मुझे पता होता है, ठीक है। ऑफलाइन में मैंने पढ़ा रखा है, अभी लॉकडाउन है तो आप घर बैठे हो, तो स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑफलाइन पढ़े होंगे, वो कमेंट करके ज़रूर बता दें जो पढ़े हैं और मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या क्लियर किया होगा, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और आप नया हो इस चैनल पे तो कुछ नया ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप जॉब लगना चाहते हो ना, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, तो पूरा लेक्चर देखें और पूरे लेक्चर देखने के बाद बताएं, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट जरूर करें, आपको आपके गवर्नमेंट जॉब की कसम है, ठीक है ना। कसम मानते हो तो, नहीं मानते हो तो नहीं करें भाई, ठीक है। और शेयर करें, हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो मुझे आशा है बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना, तभी तो तैयारी कर रहे हो, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वो टॉपिक क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, यानी नर जनन तंत्र, ठीक है। ये एक टॉपिक है जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ठीक है, और रिप्रोडक्शन क्या है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ये नहीं है भी छोड़ के जा रहा हूँ मैं सीधा मेल पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाना किस तरीके से है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कोई ना कोई नए बच्चे का निर्माण, बच्चे कह लो, बेबी कह लो आप, या नए ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन ओवरव्यू लेता हूँ। यानी एक जीव से दूसरे जीव बनने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहलाता है। और उसी प्रकार मानव के अंदर भी प्रजनन होता है। जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेल के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्शन जो होता है, यानी प्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से, अंग कौन से हैं, क्या काम करते हैं, स्पर्म क्या है, सीमन क्या है, पेनिस क्या है, उसके बाद टेस्टिस यानी वृषण क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कौन सा हार्मोन काम करता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा लेक्चर देखें। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले एक शब्द आता है, एक टर्म है प्यूबर्टी, यानी यौवन अवस्था। ये पढ़ना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन पहला बनना स्टार्ट हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आएगा। यौवन अवस्था क्या है,
तो एनसीईआरटी कहती है ये काम 14 से 15 वर्ष यानी इस एज के अंदर, ठीक है ना। जब क्या हो जाती है, मेल यानी नर पुरुष की आयु कितनी हो जाती है, 14 से 15 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ जाती है, यौवन अवस्था आ जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, यानी पुरुष के अंदर या नर के अंदर यौवन अवस्था किस उम्र में आती है या किस वर्ष शुरू हो जाती है, तो 14 से 15। यौवन अवस्था का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये समझ ले। यौवन अवस्था का मतलब है कोई भी जीव किसके लायक हो जाए, कोई जीव के अंदर अपनी जनन क्षमता आ जाती है, ठीक है। इस अवस्था यानी ये स्टेज है वो क्या है, जीव के अंदर क्या आ जाती है, जनन क्षमता आ जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, किसी भी नए जीव को का निर्माण करने में सहायक हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो जीव जनन क्षमता है, यानी इसके अंदर क्या होगा, 14 से 15 वर्ष की उम्र में एक हार्मोन रिलीज होता है मेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब शुरू हो जाता है, तो 14 से 15 वर्ष की उम्र में इसका सिक्रेशन शुरू हो जाता है या इसका स्त्रावण शुरू हो जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, शरीर का विकास करता है, यानी शरीर का पूरा आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस एज के अंदर फुली डेवलप हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। यानी जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होना, और जिस उम्र में विकसित ये हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उस उम्र को क्या कहा जाता है, यानी उस अवस्था को क्या कहा जाता है, यौवन अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। यानी एक मेल, ठीक है, किसके लायक हो जाए, एक नए जीव की उत्पत्ति करने के लायक हो जाए, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, यौवन अवस्था बोलेंगे, ठीक है। वो हार्मोन, इस अवस्था के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यानी उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन रहता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करता है, जनन अंगों का विकास करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यौवन अवस्था के अंदर दो हम कैरेक्टर लेते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर, ठीक है ना, और सेकेंडरी कैरेक्टर। यानी प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं इस अवस्था के, और द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देते हैं वो कौन से, सेकेंडरी कैरेक्टर हैं, और जो लक्षण हमें क्या देते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते हैं, वो क्या है, प्राइमरी। जैसे स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी शुक्राणु निर्माण शुरू हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, शुक्राणु निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्टिस है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, यानी वृषण विकसित होते हैं, ठीक है। LHFSH हार्मोन क्या हो जाते हैं, उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। यानी स्पर्म का निर्माण होना, टेस्टिस जो होना, इनका विकसित हो जाना, LH ये हार्मोन का बढ़ जाना, ठीक है। ये तो प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी लक्षण क्या है, जैसे आपके पबिक हेयर है, यानी आपके जनन अंगों पर, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया जो, उन पर जनन अंगों पर क्या जाना, बालों का उगना, बालों का आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपके अंडर आर्म यानी
अंडर आर्म हेयर जो होते हैं, या आप कह सकते हो हाथों के नीचे बालों का आना, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो आपके जो मूंछ व दाढ़ी का आना, ठीक है। मेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चेस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। उसके बाद जितने भी आपके जैसे पबिक मसल है, पबिक मसल्स बोल सकते हो आप, ठीक है ना, यानी जो पबिक मसल है जो हमारे शरीर की जहाँ पर जनन अंग के नज़दीक की जो मसल जहाँ वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारे शरीर के पूरे की आवाज़ आप कह सकते हो मनुष्य के अंदर क्या हो जाती है, पुरुष के अंदर क्या हो जाती है, जो उसकी साउंड है वो डिपेंस हो जाती है, यानी भारी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी लक्षण कौन से है, ये स्पर्म का निर्माण होना है, क्या है, प्राइमरी लक्षण है, यानी प्राथमिक लक्षण है। उसके बाद टेस्टिस इसका विकसित होना, यानी इनलार्ज होना, आप कह सकते हो इनका बड़ा होना, ठीक है। ये इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखो पेनिस का साइज जो वो क्या है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। पेनिस का भी इनलार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें जो दिखाई देती है, जिन्हें हम देख सकते हैं भी, ये चीज़ें क्या हो जा रही है, कुछ इनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट। और इनको हम देख नहीं सकते, इनको मतलब टेस्ट वगैरह से ही पता चल सकता है। तो ये क्या है, प्राइमरी है, थोड़ा सा याद रखने वाले। जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो गया टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो था वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे शरीर के, या ब्लड के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। थोड़े से छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो समझ सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हार्मोन जो है LH FH सब बताऊंगा क्या क्या काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, और ठीक है ना, ये करता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड है, यानी आपकी आवाज़, आपने देखा होगा 14-15 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, या मेल हो चाहे फीमेल हो, आवाज़ एक जैसी होती है, हमें पता नहीं चलता यानी ये फीमेल है या मेल बोलने से। लेकिन 14-15 साल जैसे पहले तो आराम से तिक्खा तिक्खा बोलता है, मतलब औरतों की आवाज़ जैसे, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा लिरिक्स जो होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और डेवलपमेंट होने के कारण क्या, आवाज़ थोड़ी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, यानी आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा बोलता है सर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद यानी पबिक हेयर, जनन अंगों वाला आना, अंडर आर्म वगैरह, मूंछ दाढ़ी आना, ये सारे के सारे क्या है, यौन अवस्था के लक्षण हैं, ठीक है ना। और इन लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है ना, मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना। इसके ऊपर और भी काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए, तो वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है वो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यौवन अवस्था के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, टेस्टोस्टेरोन। किस उम्र में आती है, 14 से 15, ठीक है ना। यानी यौवन अवस्था है क्या, तो एक मनुष्य का किसके लायक हो जाना, यानी किसी भी जीव का उसके नए जीव की उत्पत्ति करने के लायक हो जाना क्या कहलाता है, उसकी यौवन अवस्था या प्यूबर्टी कहलाती है। तो ये तो बेसिक था, ठीक है। पढ़े और मजा आने वाला है, धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हैं अब से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के, जैसे हमने प्राइमरी, आप लिख लो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी प्राथमिक जनन अंग। 2 तरह के अंग काम करते हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम मैंने फिर पहले बताया होगा, नहीं बताया तो बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर सेल होता है, और सेल के बाद क्या बनता है जी, टिश्यू बनता है सेल से, यानी उत्तक बनता है। उत्तक के बाद क्या बनता है जी, आप कहते हो मसल बनती है कोई ना कोई, और मसल के बाद क्या बनता है, तो आप कहोगे जी अंग बनता है। और अंग के बाद क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र, ठीक है, से हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यानी जीव का निर्माण इस सिस्टम से हुआ है, और ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे शरीर के अंदर बहुत से पाए जाते हैं। और इस सिस्टम के अंदर क्या है, ऑर्गन है, यानी इसके अंदर जो अंग है, कौन से सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव और सिस्टम के अंदर हमने 2 भागों में बांट दिया। अभी एक तो प्राथमिक अंग हमारे शरीर के अंदर, और एक कौन से है, सेकेंडरी, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है,
ऐसे नहीं बता रहा मैं, यानी द्वितीयक जनन अंग, दो प्रकार के अंग हैं, एक तो प्राथमिक है, एक द्वितीयक। यानी प्राथमिक होगा उसके साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, जो इसके लिए क्या होंगे, एक्सेसरी होंगे, यानी इस काम ये करेगा, उनकी सहायता कर रहे होंगे ये किसी न किसी माध्यम से, तो वो द्वितीय जो दूसरे नंबर पर सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है प्राथमिक जनन अंग वो कौन सा होता है मेल का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है, टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस यानी वृषण है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो वृषण है, ठीक है। नर का, ठीक है, मादा का कौन सा होता है, अंडाशय होता है, उसी प्रकार नर का कौन सा होता है, प्राथमिक जनन, टेस्टिस यानी वृषण होता है, ठीक है। जितने भी काम हो रहे होंगे, जितने भी निर्माण हो रहे होंगे, जो हार्मोन वगैरह बन रहे होंगे, मोस्ट ऑफ कौन कर रहा होगा, टेस्टिस कर रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, प्राथमिक यानी प्राइमरी। सेकेंडरी कौन से हैं, ठीक है, सेकेंडरी कौन से हैं, तो आपका आंसर रहेगा रेड टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद एपीडी डाइमस, उसके बाद आपका रहेगा एफेरेंट, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपका वेस डेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा सेमिनल ग्लैंड, उसके बाद आपका रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद आपका कॉपर्स ग्लैंड, और उसके बाद पेनिस, ठीक है। यानी रेड टेस्टिस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस को, आप रेड टेस्टिस याद कर लो, हिंदी में कोई फायदा नहीं है याद करने का, ठीक है ना। एपिडिडाइमस को क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं या उपवृषण बोलते हैं, अधिवृषण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। लेकिन मैं यह बताता हूँ आपको, ये नाम है ना, ये आज तक जितने बार पूछे गए, शुक्रवाहिनी नहीं पूछे गए, लेकिन इस नाम को इसी प्रकार से डाला गया हिंदी में लिख के, ठीक है ना। उसके बाद सेमिनल यानी शुक्राशय लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ही कहते हैं, ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके बाद आपका आता है काउपर्स, उसका दूसरा नाम भी है जो आगे डिस्कस कर लेंगे, काउपर्स ग्रंथि, इतना याद रखना। उसके बाद पेनिस, ठीक है ना, जो मानव का लिंग होता है। तो ये इसकी किसी न किसी प्रकार से सहायता कर रहे होंगे, इसी प्रकार लिखने काम आएगा, ठीक है ना, एक के साथ एक कहीं ना कहीं लिंक होगा। तो रेड टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमस, उसके बाद वेस डेफरेंस लिख लें, फिर सेमिनल ग्लैंड लिखें, फिर प्रोस्टेट, कॉर्पस और पेनिस, यानी इनका सीक्वेंस वाइज डाल लें आप नाम, तो ही अच्छा रहेगा। यानी टेस्टिस, रेड टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमस, वेस डेफरेंस, उसके बाद सेमिनल, प्रोस्टेट, कॉर्पस और पेनिस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, ये चीज़ हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिख लिया, इन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लेना। अब टेस्टिस क्या है, तो ये एक तो हमने क्या बताया, ये लिख लो आप, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्राथमिक जनन अंग है, किसका, नर का, नर का प्राथमिक जनन अंग, ठीक है ना, नर का प्राथमिक
जननम। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टेस्टिस जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 नंबर में होते हैं। अगर वो पूछे किस में पाए जाते हैं तो ये जोड़े में पाए जाते हैं। एक जोड़ा होता है, कितने जोड़े होते हैं? तो एक जोड़ा होता है इसका। ठीक है, उनकी आकृति कैसी होती है? तो ओवल शेप लिख लो। ठीक है ना, समझते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। यानी अंडे जैसी संरचना होती है। ठीक है, और जिसका आकार होता है, अगर उसकी लेंथ पूछे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद लगभग इसकी कितनी होती है? विड्थ होती है, यानी लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, किस शेप का है? ओवल शेप का है। यानी ये जो लंबाई है इसकी क्या है? 4 सेंटीमीटर है, और ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार से लिखा मिल सकता है सेंटीमीटर। इसका आकार कितना होता है? तो ये आकार होता है इसका। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? ये चीज़ याद करनी है, मैं एक एक चीज़ जो लिखा रहा हूँ ना याद करें। संरचना कैसी है, अंडे जैसी है, सबको पता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ पता है, लेकिन क्वेश्चन में हम सोच जाते हैं क्योंकि हमारा क्या रह जाता है? डाउट रह जाता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, तब दिक्कत आती है। संख्या यानी कितना? जोड़े में पाए जाते हैं, एक जोड़ा। ठीक है ना, उसके बाद इसका आकार इतना होता है। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो आपका आंसर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 310 केल्विन याद रखना। और केल्विन के यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया जाता, यहाँ पे डिग्री लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 98.4 भी मिल जाता है कई बार। ठीक है, वो जब मिलता है जब यहाँ पे 37 वाला नहीं 36.9 होता है। ठीक है ना, जब मेडिकल के अंदर थोड़ा सा डीप जाते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा जाता है? मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो केल्विन में बताना हो तो 310 केल्विन। अगर हमें किस में बताना हो? फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 पर जाएं आप। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको एक रोमर पैमाना होता है तो उसमें कितना होता है? तो 29.6 होता है। किस में? रोमर पैमाने में ये टेम्परेचर है। लेकिन आपका ब्लड का टेम्परेचर पूछ ले, मानो कि ब्लड का पूछे तो भी आपका आंसर क्या रहता है? सेम के सेम रहते हैं। ये ब्लड का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है ना, याद रखना है। हमें ये पैमाने हैं जो फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। उष्मागतिकी एक चैप्टर आता है, उसमें टेम्परेचर, ठीक है, कैसे मेजरमेंट होता है, किस पैमानों द्वारा होता है। तो इसका टेम्परेचर होता है ना 1 से 2 से 2.5 डिग्री। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। शरीर का, तो शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री है। शरीर का 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री सेल्सियस कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेस्टिस यानी वृषण का तापमान कितना होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से आया हुआ, जब बता रहा हूं मैं क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, शरीर के टेम्परेचर से वृषण का तापमान कितना कम होता है? तो आप कहोगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो 2 से 2.5 डिग्री अगर कम करें तो 37 में से 2 निकालें तो 35 और 2.5 निकालें तो 34.5। यानी इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है ना, याद रखना। वृषण का तापमान 34 से 35 के बीच का होता है लगभग। तो 34.5 से लेकर हम क्या कर सकते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से अंग का टेम्परेचर मानव शरीर के टेम्परेचर से, यानी पुरुष के अंदर कौन से अंग का टेम्परेचर मानव शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है? और कम होता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? वृषण। ठीक है ना, वृषण। और ये किसके लिए उत्तरदायी है? अगर ये टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर नेचुरल तरीके से कम रहता है। तो वो क्या है? वो आपके स्पर्म फॉर्मेशन, यानी
स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको, लेकिन आप इतना लिख लो, स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए लाभदायक है। ठीक है ना, क्या है बेनिफिशियल, किसके लिए बेनिफिशियल है? स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए लाभदायक है, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। और इसका टेम्परेचर कम रखने में सहायक कौन है? तो आपका आंसर रहेगा वृषण कोष। कौन सा इसके टेम्परेचर पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो वृषण कोष, जिसे आप क्या बोलते हो? स्क्रोटम। क्या बोलते हो आप? स्क्रोटम। ठीक है ना, यानी वृषण कोष जो इसका टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वृषण कोष पढ़ेंगे तब किस प्रकार से टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है ये और क्या का टेस्टोस्टेरोन, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है ना, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो का सिक्रेशन जो होता है, यानी इस हार्मोन का जो क्या होता है? स्त्रावण होता है, वो कहाँ से होता है? तो आपका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या रहेगा? वृषण से होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर क्या रहेगा इसका? वृषण से इसका क्या होता है जी? स्त्रावण होता है। दूसरा काम क्या है इसका? टेस्टिस का। एक तो ये किसका स्त्रावण कर रहा है, यानी किसका निर्माण भी कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी कर रहा है और इसका स्त्रावण भी कर रहा है। दूसरा ये किसका निर्माण कर रहा है? तो मैंने बताया स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्राणु जो होते हैं उस शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? शुक्राणु होते क्या हैं? ठीक है, तो ये क्या है? जनन कोशिका है। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है ना, क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल यानी जनन कोशिका है। किसकी जनन कोशिका है? तो आपका आंसर क्या रहता है? मेल की, यानी नर की जनन कोशिका कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्पर्म है, यानी शुक्राणु है। ठीक है, तो वृषण के देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ इसको। ठीक है, वृषण। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ इससे पहले, वृषण जो होता है कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, वृषण कहाँ स्थित होता है? तो इसकी लोकेशन जो होती है, ठीक है ना, तो लोकेशन जो है वो क्या है? आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन। आप कह सकते हो उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। ठीक है ना, बाहर स्थित होता है। ठीक है, एब्डोमेन से बाहर होता है, यानी हमारे जो ये शरीर है इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इस कैविटी से क्या होता है? बाहर स्थित होता है वृषण। ठीक है, और इस वृषण बाहर स्थित होने का कारण यही है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? नेचुरली बाहर स्थित किया जाता है शरीर से, यानी वो जो प्रकृति की देन है। और वो क्या होगा? बाहर होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? 34.5 से 35 डिग्री, यानी शरीर के टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, और कम होगा तो क्या होगा? स्पर्म निर्माण होगा, यानी आप यहाँ से स्पर्म का निर्माण जो होगा वो जब टेम्परेचर कम होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि हेल्पफुल है ये किसके लिए? टेम्परेचर कम होना बेनिफिशियल है स्पर्म के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन आपका आंसर टेस्टिस अपने आप बन गया वहाँ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन किस में स्थित होते हैं? कौन सी थैली होती है? कवरिंग जो होती है उसे क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है, यानी वृषण कोष बोला जाता है। वृषण कोष क्या करता है? वृषण कोष एक तो इनको क्या देता है? लोकेशन देता है, और उसके बाद ये क्या करता है? इसका टेम्परेचर कम करने में, यानी बनाए रखने में। अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है तो इसको बनाए रखने में सहायता करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके, यानी संकुंचन और शीतलन होता है, यानी फैल जाता है और सिकुड़ जाता है। ठीक है, इतना डीप नहीं जाना है आपको, लेकिन याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आकार कितना होता है? तो 4 लंबाई 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ठीक है, कैसा शेप होता है? तो आप कहोगे अंडे जैसी आकृति होती है, संख्या में 2 एक जोड़े में पाए जाते हैं। कौन सा अंग है ये? तो नर का प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है, मेल का जो है नर का ये क्या है? आप कह लो ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका है, याद रखना है ये बात भी हमें। उसके बाद लोकेशन इसकी कहाँ है? तो ये हमारे शरीर से बाहर स्थित होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमिन है उसके बाहर स्थित होता है, आउटसाइड स्थित होता है। ठीक है ना, और वो जरूरी इसलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारे शरीर से कम होना चाहिए स्पर्म के निर्माण के लिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट हुई। टेस्टोस्टेरोन का
हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, वृषण से। किससे होता है, वृषण से। ठीक है, वृषण में भी आगे पूछा जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा कहाँ से स्रावित होता है। तो ये हमारा टेस्टिस के बारे में था जो हमने पढ़ा। टेस्टिस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या बन सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल से क्वेश्चन दे तो आगे और भी मजा आने वाला है, और हमें पढ़ने को मिल रहा है और ज़रूरी है आपके लिए। क्या है, ज़रूरी, पढ़ना ज़रूरी है तभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ज़रूरी ना होता तो यहाँ पे कौन मैं गर्मी नहीं सहन करता, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। आपके फालतू की चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। तो याद रखना, हमें ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, बहुत काम आएगा बायोलॉजी के अंदर भी, ठीक है, और सब बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सारे अंग जो है, टेस्टिस कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में, ठीक है। एक डायग्राम सा बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, आप कहोगे जी स्कोर्टम यानी वृषण कोश है, वृषण कोश है, ठीक है, वृषण कोश है। और इसके अंदर क्या स्थित है, तो टेस्टिस है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर होते हैं वृषण स्थित, ठीक है। क्या है, वृषण। और वृषण के अंदर, वृषण के अंदर इस प्रकार से, ठीक है, कुछ लोब्यूल होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर है, जिनका कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है। यहां से हमें याद करना है कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, वृषण है। वृषण के अंदर जो है ये जो दिखाई गई है, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के आगे जो हमें दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ से ये होती है एफेरेंट डक्टिलस बोलते हैं जिसको, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है, हमें याद करना है यहाँ पर, ये क्या है, रेड टेस्टिस है, ठीक है। और इसका नाम है यह, ठीक है, एपीडी डाइमिस अधिवृषण। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्यों ये बता दूंगा, ठीक है। ये अधिवृषण, अधिवृषण के बाद ये आती है आपकी वैस डेफरेंस यानी शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, ठीक है। तो इधर भी सेम का सेम है, यहाँ पे ये भी क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके बाद ये भी क्या है, रेड टेस्टिस है, उसके बाद ये क्या है, तो इसका आंसर भी हमें देना है, अधिवृषण है। और उसके बाद ये क्या है, वेस, यानी दो हैं, मैंने कहा था जोड़े में पाए जाते हैं। इसके बाद ये आगे जाके इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपके हैं यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर बोलते हैं इसको, यानी मूत्राशय, ठीक है। और मूत्राशय के ऊपर यूरेटर, इस प्रकार से नलिकाएं आके मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी जो किडनी से आके मिलती है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये भी इधर क्या है, मूत्रवाहिनी, ये इधर वाली किडनी से आ रही है, ठीक है, और ये इधर वाली किडनी से आ रही है, यानी ये राइट वाली से या लेफ्ट वाली से, और इसका नाम क्या है, तो यूरेटर, ठीक है, मूत्रवाहिनी बोलते हैं इसको।
मूत्र वाहिनी के इधर जाकर, ठीक है ना, इधर से बैक साइड से आके और आगे निकलती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी क्या जाएगी, इधर जाएगी और इस प्रकार से निकलेगी। ये क्या है, घूम के आ रही है, ठीक है, यानी आपके जो मूत्र वाहिनी है उसके ऊपर से घूम के आ रही है। और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगी ग्रंथि, और इधर भी एक ग्रंथि देखने को मिलेगी, इधर वाली साइड भी, ठीक है ना, पत्ते के आकार से होती है ये, इस प्रकार से। और इसका नाम होता है आपका सेमिनल वेजिकल या सेमिनल ग्लैंड, यानी शुक्राशय, ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके इस प्रकार से बना होगा, ये यहाँ पर आके ठीक है, इस प्रकार की एक ग्रंथि मिलेगी जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। समझना है तो भी टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, समझदार हो आप भी। और ये किस में मिल जाती है फिर, इस मार्ग में मिल जाती है जिसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा, यानी ठीक है, ये किस मार्ग में मिल जाती है, यूरेथ्रा में मिल जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, ठीक है। और उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप के मतलब क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, और जिसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है ऊपर वाला हिस्सा जो है इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेनिस बोलेंगे। ऊपर वाला हिस्सा पेनिस है, ये जो है नलिका है वो क्या है, यूरेथ्रल है, ठीक है। और यहाँ से दो ग्लैंड और पाई जाती है जिसका नाम क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ध्यान रखना बस। इस ग्लैंड का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है काउपर ग्लैंड, और हिंदी में इसे भी क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, या इसे बल्बो यूरेथ्रल बोले ग्रंथि, ठीक है। और ये पेनिस है, और इसे बोलते हैं वैसे तो यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी मूत्र मार्ग का जो छिद्र आगे का भाग, ठीक है। और इसको बोलेंगे ग्लैंड, और इसके ऊपर जो एक त्वचा होती है उसे बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है, जो निकलनी जरूरी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है, कौन सा, थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर स्पम बनेंगे, स्पम यहाँ से होते होते यहाँ पर रुकेंगे, और यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ से होते होते कहाँ जाएंगे, इस ग्रंथि के संपर्क में आएंगे, और इधर स्पम क्या आएंगे, इस ग्रंथि के संपर्क में। इस ग्रंथि के संपर्क में आने के बाद कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड के संपर्क में आएंगे जो एक ही होती है, और यहाँ से मिलकर एक आगे ये किस में मिल जाएंगे, ये जो नलिका है वो किस में मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी आपके मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग के साथ में क्या होती है, दो ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, और जिनका नाम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। यानी स्पम चले कहाँ से, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या रहे, रेड टेस्टिस में गए, फिर एपिटिडाइमस में गए, फिर शुक्र वाहिनी यानी वेस वेसिकल्स में डिफरेंस में गए, और उसके बाद बल्बो
सॉरी, उसके बाद कहाँ पर गई है, कहाँ पर संपर्क में, सेमिनल ग्लैंड के पास, उसके बाद काउपर्स प्रोस्टेट ग्लैंड के संपर्क में आए, फिर बल्बो यूथरल ग्लैंड के स्पंग में, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गए, इनका एजुकेले, सॉरी छाले हो रहे हैं मुंह में भाई, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आएगी, बता देता हूँ मैं, ठीक है। फिर इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से शरीर से क्या निकाल जाते हैं, बाहर पेनिस के माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, इनसेमिनेट बोलते हैं। इनसेमिनेट का मतलब होता है भी स्पर्म का कहाँ पर चले जाना, मादा के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देना, ठीक है ना। सॉरी नहीं बोला जा रहा भाई, दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा इनके बारे में, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको इस प्रकार से समझ लो आप, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यहाँ से ऐसी होगी, ठीक है, समझना जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं समझ लिया तो, ठीक है। ये मैं एक बना देता हूँ बड़ा सा, ये क्या है मान लो टेस्टिस है, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर क्या है, इस प्रकार से सेल मिलेंगे आपको, ठीक है, इस प्रकार से सेल मिलेंगे, कुछ लोब्यूल मिलेंगे, ऐसे लोब्यूल, ठीक है। उन लोब्यूल का नाम होता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल, समझना है हमें, ठीक है ना। इसको बोलेंगे वृषण पिंड हिंदी में। वृषण के अंदर क्या पाए जाते हैं, वृषण पिंड पाए जाते हैं। और वृषण पिंड कितने पाए जाते हैं, तो आप एक टेस्टिस के अंदर 250, इनकी संख्या कितनी होती है, कितने लोब पाए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वृषण के अंदर कितने पिंड पाए जाते हैं, तो एक वृषण के अंदर, ठीक है, एक वृषण के अंदर कितने पिंड पाए जाते हैं, तो 250 वृषण पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। कोरोना नहीं है भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना, और होगा तो भी फोन से नहीं आएगा। कितने हैं, 250, ठीक है। और 250 इनके अंदर एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, पानी दियो। तो सॉरी कितने थे, 250 लोब पाए जाते हैं, तो किसके अंदर पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। फिर इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है फिर 2 से 3 हाईली कोइल्ड, यानी बहुत ज्यादा हुआ गूंथा हुआ लोब, ठीक है, या आप कह सकते हो ट्यूब्यूल। यानी 250 तो क्या है, टेस्टिकुलर यानी वृषण पिंड है, उसके अंदर 2 से 3 क्या हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल है, जिनका नाम क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होगी, यानी एक के अंदर 2 है तो 250 के अंदर, यानी 250 से 2 500, एक के अंदर 500, दोनों के अंदर कितनी है
लगभग 1000 से प्लस होती है, ठीक है ना, 1000 से ज़्यादा होती है। यानी लोब्यूल कितने होते हैं, तो एक में 250, दोनों में कितने होते हैं 500, यानी एक टेस्टिज में 250, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ना, उसके अंदर पाया जाता है स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है, जिसका मतलब है शुक्राणु निर्माण करने वाली कोशिका, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका पाई जाती है। यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको स्टेम सेल, ध्यान कर लेना, ठीक है, ध्यान करो। देखो शुक्राणु निर्माण कोशिका किसके अंदर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यानी शुक्राणु निर्माण कोशिका ये क्या है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इसके बाहर यानी इस प्रकार के, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था इस प्रकार से, ठीक है ना, पीछे देखो जाके क्या है, इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये जिसका नाम क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसका नाम क्या बताया मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके अंदर भी क्या है, कोशिका, और इस प्रकार से ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। और जिन कोशिकाओं का नाम क्या है, जिन कोशिकाओं का नाम है स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, ठीक है ना, इसके अंदर है। समझ में आई बात। और इसके अंदर ही है दूसरे सेल हैं, दूसरे सेल का नाम क्या है, सर्टोली, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, स्टोली सेल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सर्टोली सेल, ठीक है। देखो कितना डीप से डीप पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद इससे डीप और क्या होगा भाई, ठीक है, इसके बाद तो फिर MBBS कर लेना, ठीक है। स्टोली सेल यानी सर्टोली सेल भी किस में पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। यानी इन सेल से बनकर क्या बनी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनी। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 से मिलकर क्या बनता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनता है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250 होते हैं। 250 के साथ कुछ इस स्पेस के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। और जिस कोशिका का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीडिंग सेल, क्या है, लीडिंग सेल है। यानी इसे बोलते हैं हिंदी में अंतराली कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। और यहाँ से कम मैं कहता हूँ 30 से 40 बार SSC और रेलवे ने क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना तभी पढ़ा रहा हूँ। और ये चीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ना, वो डाउट क्लियर हो जाए। फिर आपका डाउट अगर क्लियर हो गया ना, तो ये चीज़ याद करो ना करो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये नहीं रहता भी ये है क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पे, बस मज़ा आ जाए कैसे न कैसे। यानी शुक्राणु और सर्टोली सेल, इसके बाद ये और इससे क्या बना, टेस्टिस बना। इन लीडिंग सेल से उसके बाद ये पूरा टेस्टिस बनता है। और टेस्टिस के बारे में मैंने क्या बताया, ये जो होते हैं ये आकर क्या, एफिरेंट एक क्या बोलते हैं इसे, वेसिकल्स होती है, उसके अंदर आके मिलते हैं, ठीक है। ये इन नलिकाओं का अलग नाम है, लेकिन याद नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, रेड टेस्टिस बोलेंगे, रेड टेस्टिस, जो पीछे बता दिया, ठीक है। और इस प्रकार से इसका नाम है, हिंदी में लिख लो, अधिवृषण, ठीक है। और इससे आगे फिर ये नलिका निकल जाती है बाहर, ये नलिका कहाँ निकल गई, बाहर, ठीक है। ये नलिका निकल गई बाहर इस सेल में लाल। और इस नलिका का नाम क्या है, वेस डेफरेंस, ठीक है ना, वेस डेफरेंस डी लिख देता हूँ मैं, यानी शुक्रवाहिनी। सारे क्वेश्चन क्लियर करवा के जाऊँगा, कुछ भी होता है आपका दिमाग है ना फट जाएगा। और ये आके जाकर मिलती है किसी ने एक, जिसका नाम है
जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेजिकल यानी शुक्राशय से, ठीक है। और ये आगे चली जाती है फिर, ठीक है, और ये आगे जाके किससे मिल जाती है, एक इधर से भी आती है और एक इधर से भी आती है, दोनों किस में मिल जाती है, तो ये ग्रंथि मान लो आप, जिसका नाम क्या है, मानना क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे ये किस में मिल जाती है, तो ऊपर से एक क्या आ रहा होता है, यहाँ से मूत्र मार्ग है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्र मार्ग, उसमें, ठीक है। और ये मूत्र मार्ग से होते होते यहाँ पर फिर आगे और ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, अब समझ में ना आया ना तो जोर मार लेना, नहीं आएगा भाई, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल यानी कॉपर्स ग्रंथि, ठीक है। और ये इस शरीर से बाहर हो जाता है और इसके ऊपर होता है इस प्रकार के टिश्यू, जिन्हें बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, यानी अगर ये उत्प्रेरित, इरेक्टाइल का मतलब उत्प्रेरित नहीं होते हैं तो क्या नहीं होता, इरेक्ट नहीं होता है, पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, सर्टाइल हो जाएगा, यानी उसके जो स्पर्म है वो क्या नहीं कर पाएगा, इंजेक्ट नहीं कर पाएगा मादा के शरीर में, तो वो कभी भी बाप बनने लायक नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, सीधा कह सकते हो। ठीक है। और लास्ट का जो छिद्र है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा ओरिफिस, यानी मूत्र मार्ग का जो लास्ट का छिद्र है। और इसका नाम होता है, इसके ऊपर जो स्किन होती है इसका नाम होता है, इसे बोलते हैं, इसका नाम है ग्लेन पेनिस। और इसके ऊपर जो त्वचा होती है उसका नाम होता है फोरस्किन, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अब देखो किसका क्या काम है। आपसे पूछे शुक्राणु निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, शुक्राणु निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है, तो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से होता है। फिर थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछे तो सेमिनिफेरस टेब्यूल में होता है। थोड़ा सा अच्छा पूछे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल किसका हिस्सा है, टेस्टीज में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको सर्टोली सेल क्या, स्टोली सेल मैं फिर बताऊंगा, रुको, क्योंकि बोर्ड खाली करते हैं पहले इसको। यहाँ से निर्माण होकर क्या होगा, यहाँ से निर्माण होगा और ये ओपन किस में हो रही होगी, फिर रेड टेस्टिस में जाके ओपन हो रही होगी। यानी जो स्पर्म होगा, ठीक है ना, स्पर्म होगा वो क्या होगा, इस रास्ते से यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है अधिवृषण के अंदर क्या होता है, तो अधिवृषण के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अधिवृषण के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, टेम्पररी स्टोर होते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। अगर इनका उत्सर्जन न हुआ, ठीक है ना, इंटरकोर्स न हुआ, यानी सेक्स न हुआ उस टाइम में, तो ये क्या होगा, अधिवृषण उन स्पर्म को क्या कर देगा, फिर उनकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे उनको मार देगा, ठीक है, उनको किल कर देगा, यहीं पे मर जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा निर्माण हो गया स्पर्म, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं पुरुष के अंदर 14 से 15 साल की उम्र से लेकर जब तक बनते रहते हैं, जब तक उनके शरीर के अंदर क्षमताएं खत्म न होती, अगर वो मतलब हेल्थी रहता है तो, ठीक है, तो बनते रहेंगे, डेली बनेंगे और बनते ही रहेंगे। और कौन से बनाएंगे, तो ये सेल बनाएंगे और अधिवृषण में स्टोर होते जाएंगे और वहाँ पर क्या होंगे, मैच्योर भी होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्म टेम्परेरी रूप से स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अधिवृषण। यहाँ पर आके मैच्योर भी होते हैं, यानी आप कहोगे जी इनका क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है, ये मैच्योरिटी भी मिलती है इनको, कहाँ पे, अधिवृषण में। अगर सेक्स के दौरान क्या होता है, सेक्स के दौरान अधिवृषण से निकलकर ये कहाँ जाते हैं, वैस डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी से होके शुक्राशय, यानी शुक्राशय से क्या मिलता है, ठीक है ना। तो शुक्राशय से क्वेश्चन क्या आता है, तो शुक्राशय से आपका क्वेश्चन आता है भी शुक्राशय क्या करता है, तो ये इसको एक तो ये सीमन का फॉर्मेशन करता है, यानी वीर्य का निर्माण करता है। और वीर्य का 60 से 70%, आप 60% लिख लो, 60% वीर्य का निर्माण करता है, ठीक है ना। 60% जो होगा वो पार्ट शुक्राशय द्वारा किसका बनाया जाएगा, वीर्य के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक फ्रक्टोज,
यानी ये क्या देता है, फ्रक्टोज शुगर देता है। ठीक है, फ्रक्टोज शुगर जो होगी वो क्या करेगी, सीमन में जाके जो शुक्राणु था उसको क्या करेगी, मतलब उसको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी देने के लिए क्या होगा, फ्रक्टोज देगा। कौन देगा, शुक्राशय। कौन देगा, शुक्राशय। ठीक है ना। तो फ्रक्टोज कहाँ से मिली है, शुक्राशय से मिली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज शुगर किस ग्रंथि से सीमन में डाली जाती है, तो आपका आंसर रहेगा शुक्राशय। सीमन का सबसे ज्यादा भाग किस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, शुक्राशय के द्वारा। ठीक है, शुक्राशय द्वारा सीमन यानी वीर्य का कितना % भाग बनाया जाता है, 60% भाग बनाया जाता है। शुक्राशय कितनी ग्रंथियां होती है, तो ये एक जोड़े में पाई जाती है। कितने में पाई जाती है, एक जोड़े में पाई जाती है, यानी 1 पेयर होता है इनका, और वो क्या है, 2 संख्या में कितनी होती है, 2। ठीक है, उसके बाद यहां से निकलने के बाद, यानी अब वीर्य का कितना % फॉर्मेशन हो गया, 70%, क्योंकि 10% फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, शुक्राणु के द्वारा। 70% के बाद ये कहां पर जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाती है। कहां पे जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 1 होती है। ठीक है ना, ये जोड़े में नहीं पाई जाती। प्रोस्टेट ग्लैंड करती क्या है, तो ये आपके पीएच वैल्यू जो होता है ना, किसका, सीमन, यानी वीर्य के पीएच वैल्यू पर मेंटेन करती है, उन पर, ठीक है, उसको मेंटेन करती है, उसको पीएच वैल्यू मेंटेन यानी निर्धारित करती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। ठीक है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है इसे कैल्शियम। ठीक है, सीमन को कैल्शियम और जो कौन से थे अदर जो आयन होते हैं वो मिलते हैं। एक तो कैल्शियम मिलता है और आप बोल सकते हो फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, फॉस्फेट आयन, तो वो किसके द्वारा दिए जाते हैं सीमन के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। बाकी कल क्लियर हो जाएगा कि टेंशन मतलब। कोपर्स ग्रंथि क्या करती है, तो ये कितना वीर्य का भाग बनाती है, तो 20% भाग ये बनाती है। ठीक है, वीर्य का 20% यहाँ से, तो टोटल कितना 90, और 10% के लगभग कौन सी बनाती है, बल्बो यूथ्रेल या कार्पस ग्रंथि बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, सेक्स के दौरान उसके अंग को सिंपल करने के लिए एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का, स्नेहक या लुब्रिकेंट का क्या करती है, स्त्रावण करती है, जो क्या होता है, चिकना पदार्थ होता है। ठीक है ना, सेक्स के दौरान। ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करेगी, एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का स्त्रावण करेगी, जो क्या होगा, चिकना होगा। ठीक है ना, जो कितना भाग बनाएगा, तो याद रखना 10%। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, सीमन यानी वीर्य का 100% भाग इस प्रकार तैयार होता है। ठीक है, यहाँ से शुक्राणु जाएगा, इस प्रकार से होता होता और शरीर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो होगा वो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये तो आगे पढ़ लेंगे हम। फर्टिलाइजेशन के अंदर शुक्राणु इस प्रकार से अपना ट्रेवल करता है, अपनी यात्रा करता है। कहाँ से जाता है, शुक्राशय। तो शुक्राशय से क्या क्वेश्चन बने, तो मैं बता देता हूँ। देखो, शुक्राशय जो होता है वीर्य का कितना % भाग बनाता है, 60% भाग बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितनी संख्या पाई जाती है, तो इनकी संख्या 2 होती है। शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना, और ये वीर्य का निर्माण करने में सहायक है शुक्राशय, ज़्यादातर भाग। फ्रक्टोज शुगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमन के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो किस ग्रंथि द्वारा मिलाई जाती है, तो वो किसके द्वारा मिलाई जाती है, वीर्य में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है ना, स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आयन होते हैं, यानी वीर्य के अंदर कौन से आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरेट पाए जाते हैं। कैल्शियम किस ग्रंथि द्वारा दिया जाता है, तो वीर्य को प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कॉपर्स ग्रंथि यानी स्नेहक 10% काम करती है। इसके द्वारा एक कलर दिया जाता है, जो व्हाइट कलर होता है वो किसके माध्यम से होता है, प्रोस्टेट कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, जो स्मेल होती है वीर्य में वो भी किस ग्रंथि के माध्यम से होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया होगा, लेकिन आप देखें। ठीक है, पूरा करवा के जाएंगे, कितना टाइम हो जाए व्यू की टेंशन नहीं है। आप इतना पढ़ रहे हो ना, जितने पढ़ रहे हो उतने बहुत है।
ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उतना बहुत है, और हमें तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो फिर बता देता हूँ मैं, सिंपल बना देते हैं। क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं यहाँ से देखो। शुक्राशय से क्या क्वेश्चन थे? शुक्राशय कितना बनाता है? वीर्य का 60% भाग वीर्य का बनाता है। दूसरा, ये कौन सी शर्करा देता है? फ्रक्टोज शर्करा देता है। ठीक है, 60% भाग फ्रक्टोज शर्करा देता है। उसके बाद मैंने ग्रंथि बताई थी, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट क्या करती है? लगभग 20% वीर्य का भाग बनाती है। ठीक है, और क्या करती है? ये कैल्शियम या फॉस्फेट के आयन देती है। और भी आयन जो होते हैं वो किसके माध्यम से डाले जाते हैं? तो वो किस ग्रंथि? प्रोस्टेट। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू जो होती है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, जो हमारी 7.5 से लेकर 8.5 क्या होती है? वीर्य की पीएच वैल्यू होती है। पीएच है किसका? सीमन का, उसको मेंटेन करती है। उसके बाद एक ग्रंथि थी काउपर्स ग्रंथि, वो क्या करती है? तो काउपर्स ग्रंथि क्या करती है? एक तो ये क्या, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का काम करती है। ठीक है, 10% वीर्य का भाग बनाती है। संख्या में कितनी पाई जाती है? 2, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जोड़े, एक जोड़े में। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से थे। क्लियर है? अब अगर आपको समझ में आया इतना तो आगे चलते हैं। ठीक है, हार्मोन, किस प्रकार से हार्मोन, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, लेक्चर लंबा हो गया लेकिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हार्मोन बता देता हूँ मैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा और भी। तो आज के लिए इतना। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।